Chalo, good afternoon everyone. Let us start with a new topic, that is the Negotiable Instruments Act 1881. ठीक है, अब सुनो ध्यान से. मॉड्यूल चाहिए, सिर्फ मॉड्यूल होना चाहिए तुम्हारे हाथ में. सबके पास है मॉड्यूल? यस और नो? सत्यम्स नो मॉड्यूल तेरे पास? सोहम वेरी गुड. ऑर्डर नहीं किया है. कब है तेरा एग्जाम? चलो अभी सुनो, एक मिनट. पहले तो ना फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. गाइस इधर ध्यान दो, ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान दो. ये जो अपन पढ़ रहे द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, तो सबसे पहले समझते कि भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है. प्लीज फोकस. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर ओनरशिप एक्वायर की जाती है बाय एनीवन आइदर इन गुड फेथ एंड फॉर अ वैल्यू. ठीक है, तो दोनों कंडीशन एंड है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. सुनना ध्यान से, क्या बोला है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है. अच्छा, नेगोशिएबल का मतलब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल. नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल. इज दिस क्लियर? नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है. हमारे सिलेबस में 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है. सबसे पहले है प्रॉमिसरी नोट, फिर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड है तुम्हारा चेक. ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक बहुत ही सिमिलर है. ठीक है, दे आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, अब सुनना ध्यान से. मैंने क्या बोला? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है. नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल. इज दिस क्लियर? जहां पर प्रॉपर्टी, सॉरी, एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाय एनी वन इन गुड फेथ. पहली बात, गुड फेथ मतलब क्या? कोई भी ऐसे खराब इंटेंशन से फ्रॉड करने के ऐसे नहीं. गुड फेथ मतलब क्या? बोनाफाइड बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? बोनाफाइड. एंड फॉर अ वैल्यू. फॉर अ वैल्यू मतलब क्या? ऐसे मुफ्त में नहीं, तुमने रिटर्न में भी कुछ दिया है और फिर तुमको वो इंस्ट्रूमेंट मिला है. इसी को क्या बोलते हैं? बोनाफाइड एंड फॉर अ वैल्यू, मतलब गुड फेथ एंड फॉर अ वैल्यू. तो देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप को क्लेम करने के लिए, सुनना मैंने क्या बोला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप को क्लेम करने के लिए 2 कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहली बात तो वो गुड फेथ में मिलना चाहिए एंड दूसरा क्या बोला है? फॉर अ वैल्यू होना चाहिए. समझ में आया गाइस? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं. ए के पास, ए और बी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ. ठीक है, ए ने क्या किया है? बी को कुछ गुड्स बेचे हैं. ठीक है, फिर ए क्या करता है? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है बी के ऊपर. ठीक है, अब बी के पास जो गुड्स है ना, वो बी ने क्या किया है एक्चुअली? चलो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, ए ने क्या किया है? बी को कुछ सामान बेचा है. बेचा है के बदले अपन एक काम करते हैं, उसने सपोज चोरी कर लिया है. ठीक है, ए के पास से बी ने कुछ सामान चोरी किया है और वो चोरी करके उसने क्या किया है? वो सी को पास ऑन कर दिया है. फिलहाल ऐसे समझो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चोरी नहीं किया, ऐसे मत याद रखो. सुनो, देयर आर 3 पार्टीज, ए बी एंड सी. ठीक है, अब क्या हुआ है कि बी ने कुछ सामान चोरी करके वो सी को भेज दिया है. मुझे एक बात बताना, अभी सी ने तो उसको रिटर्न में कुछ दे दिया, तो सी क्या उसके पास वो सामान गुड फेथ में आया? मतलब सी को तो पता नहीं ना चोरी किया हुआ है. ठीक है, एंड साथ ही साथ फॉर अ वैल्यू भी है. बराबर. अब एक समझो, जैसे ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो ए का है. ओनरशिप किसकी है? ए की. तो ए के पास तो वो गुड फेथ और फॉर वैल्यू रहेगा. बट ए से क्या किया है? बी ने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चोरी कर लिया है. बराबर. पहले मैंने तुम लोग को एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि बी चोर है. बी कौन है? चोर. अब बी ने पहले कुछ भी सामान चुराया हो तो क्या उसके पास गुड फेथ आता है? क्या उसके पास ओनरशिप आती है? नहीं आती है. बट बी ने क्या किया? ए से चोरी किया हुआ सामान सी को बेच दिया. ठीक है, तो सी ने उसको रिटर्न में कुछ तो दिया रहेगा. अब सी ने तो अच्छे इंटेंशन से लिया ना, और सी को थोड़ी पता कि बी चोर है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे चलो एग्जाम्पल लेते हैं. तुम लोग ने क्या किया, मेरे पास 2 आईफोन है. ठीक है, तो मेरा ध्यान नहीं था, तो एक आईफोन ना हर्ष ने चोरी कर लिया. ठीक है, और वो चोरी करके ना उसे कैशिफाई के स्टोर में जाके बेच दिया.
अब कैशिफाई को थोड़ी पता है कि ये चोर है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैशिफाई को तो पता ही नहीं कि ये चोर है, तो कैशिफाई ने उसको 25,000 रुपया कैश दे दिया और फोन ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं कैशिफाई के ऊपर केस कर सकता हूँ? नहीं, मैं तो सिर्फ हर्ष के ऊपर ही केस कर सकता हूँ ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। तुम लोग को याद क्या रखना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप क्लेम करने के लिए दो कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करनी पड़ती है। एक तो इट शुड बी एक्वायर्ड इन गुड फेथ एंड फॉर अ वैल्यू। ठीक है, तुम्हारे पास मॉड्यूल में यहाँ पर फर्स्ट पेज पे काफी जगह है, इधर ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, वहां पर ये डेफिनेशन लिखो तुम लोग, इधर से लिखना, यहां से लेकर यहां तक। और नेगोशिएबल की इधर ब्रैकेट में लिखना फ्रीली ट्रांसफरेबल। झालं का? हो गया? तो समझ में आया व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? बराबर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जहां पर जिसकी ओनरशिप एक्वायर की जाती है इन गुड फेथ एंड फॉर अ वैल्यू। अभी आते हैं तुम्हारा ये जो एक्ट है, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो मैं बोलता हूँ वो हाईलाइट कर दो, ठीक है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है, ये कब से एप्लीकेबल है? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882। फिर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर आल्सो एप्लीकेबल टू हुंडीज। हुंडी पता है? हुंडी हुंडीज आर बेसिकली काइंड ऑफ पुराने जमाने में ना, जब ऐसे क्या, हाँ वही वही उसको हुंडी बोलते थे, ठीक है। मतलब एक तरह से वो एक गारंटी जैसा ही रहता है, ठीक है, कि इनको पे किया जाएगा वगैरह सब, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी सुनो ध्यान से, फर्स्ट पेज पे इतना इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पहले सुन लो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी इन सच इंस्ट्रूमेंट इज पास थ्रू अ बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर अ वैल्यू, जो अपन ने ऑलरेडी डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है एंड चेक है। अब उसमें भी 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, एक है ऑर्डर वाले और एक है बेरर। बेरर मतलब जिसमें किसी का भी नाम ना लिखा हो, बेरर मतलब जिसमें किसी का भी नाम ना लिखा हो। ऑर्डर मतलब क्या, कि जिसमें स्पेसिफिकली किसी का नाम लिखा हो। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं प्रॉमिसरी नोट, उसके बाद देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड लास्ट देखेंगे चेक, ठीक है। मैंने क्या बोला? ऑर्डर मतलब जहां पर एक्सप्रेस करके लिखा है कि भाई किसका ये नाम है, मतलब जिसके नाम पे वो इंस्ट्रूमेंट बना है उसी को पैसा मिलेगा।
एंड बेरर मतलब क्या कि जो जो जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा ना उसको वो इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग पैसा मिलेगा। सिंपल है, दो चीज सुनो। ऑर्डर मतलब उसमें नाम लिखा होना चाहिए, बेरर मतलब उसमें किसी का भी नाम लिखा नहीं है, तो जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसका ओनर बन जाएगा। जैसे एक सिंपल, मुझे एक बात बताओ, सपोज मैं एक चेक बनाता हूं और चेक के इधर टू में लिखता हूं टू सत्यम, बराबर। तो हु इज द ओनर ऑफ दैट चेक? सत्यम, बराबर। बट सपोज अगर किसी का नाम ही नहीं लिखा है तो जिसके भी हाथ में आ गया बेरर चेक वो अपना नाम लिख के उसको ओनरशिप क्लेम कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? अब सुनना ध्यान से। जैसे पता है अपन चेक में क्या करते हैं, नाम लिखते हैं टू, जिसका भी नाम, और अपन पता है ऐसे दो लाइंस बनाते हैं, क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक मतलब क्या होता है, वो उसके अकाउंट में ही सीधा पैसा जाता है। वो कहाँ जाता है? उसके अकाउंट में सीधा पैसा चला जाता है। इज दिस क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, सपोज अगर मैं कोई ऑर्डर वाला चेक है, ठीक है, ऑर्डर वाले चेक को अगर मुझे किसी को पास करना है तो मैं पीछे क्या कर सकता हूँ? एंडोर्समेंट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? एंडोर्समेंट करके, मतलब उस बंदे का उधर नाम लिख के मैं उसको चेक पास कर सकता हूँ। बट सिर्फ एंडोर्समेंट, पीछे नाम लिखने से वो ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? डिलीवरी भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब ऑर्डर वाले, ध्यान से देखो इधर, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना सब तुम्हारे दिमाग में जाएगा। ऑर्डर वाले इंस्ट्रूमेंट्स को अगर तुम्हें ट्रांसफर करना है तो पीछे एंडोर्स करना पड़ता है एंड साथ ही साथ डिलीवरी करने की जरूरत होती है। क्या बोला मैंने? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, एंडोर्समेंट प्लस। इज दिस क्लियर? बट यहां पर कैसा है, जो भी बेरर है तो वहां पर क्या होता है, जो भी लास्ट एंडोर्समेंट होता है ना, लास्ट एंडोर्समेंट, देखो एग्जांपल देखो, example, a check made payable to specified person and that check is endorsed by signing on the back of the check by that specified person। वो मतलब देखो उधर तो सिर्फ साइन करके वो क्या हो जाता है? एंडोर्समेंट हो जाता है। इज दिस क्लियर? तो बेरर चेक में डिलीवरी करना जरूरी नहीं होता है, जिसके हाथ में वो चेक रहेगा वो ही क्या कर देगा? उसको पीछे साइन कर देगा। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद the characteristics of negotiable instruments. First of all, we have got three types of negotiable instruments. सबसे पहले है तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद है तुम्हारा प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। अब इसके कुछ कंडीशंस है कि क्या क्या होना चाहिए। अरे ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो कंपलसरी वो कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, साइन किया हुआ होना चाहिए, साथ ही साथ नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। फिर होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। मुझे एक बात बताओ, जो भी इसको होल्ड करता है उसका टाइटल मतलब ओनरशिप डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, मतलब चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए। समझ में आया? इट शुड बी इन गुड फेथ प्लस फॉर अ वैल्यू। अपन ने स्टार्टिंग में देखा दो कंडीशन होती है ओनरशिप के लिए, गुड फेथ और वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसको कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स अपन क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। अनकंडीशनल प्रॉमिस मतलब क्या? कि ऐसा इवेंट जो होकर ही रहेगा, बराबर। जैसे मैं ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता कि अगर चांद, या तो सपोज अगर मुंबई में बर्फ गिरा तो मैं तेरे को 5 लाख रुपए देगा। क्या मुंबई में कभी बर्फ गिरेगा? नहीं गिरेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? कंडीशनल प्रॉमिस हो जाएगा। मैंने जो तेरे को बोला ना, अगर मुंबई में बर्फ गिरेगा तो मैं तेरे को 5 लाख रुपए देगा, ये क्या है? कंडीशनल प्रॉमिस। बट ऐसा नहीं होता है, हमेशा कौन सा प्रॉमिस होना चाहिए? अनकंडीशनल, मतलब उसके पीछे कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। फिर अच्छा, प्रॉमिस किस चीज का होना चाहिए? पैसा ही देने का, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोग को एक कंडीशन बताया कि जो लोग भी फाउंडेशन में 300 के ऊपर लेकर आएंगे उनको हम कुछ मनी देंगे, कुछ मनी देंगे। क्या ये कोई सही तरीके का इंस्ट्रूमेंट हुआ? क्या ये कोई प्रॉमिस? कुछ मनी मतलब क्या? चवन्नी देंगे, 4 आना देंगे, 8 आना, 1 रुपया, 11 रुपया, ऐसा होता है। आई हैव टू बी प्रिसाइज कि अगर जो भी 300 के ऊपर लेकर आए उसको 5,000 रुपये का चेक मिलेगा, तो 5,000 क्या होता है? एक स्पेसिफिक टर्म होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि अगर कोई 500 मार्क्स लेकर आए तो उसको मैं ये दूंगा, ठीक है, 5,000 का चेक। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो जो भी कंडीशन भी लगा रहे हो वो पॉसिबल होनी चाहिए, वो अनकंडीशनल नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर? फिर सम पेएबल मतलब कितना पैसा, कौन से टाइम पे, ऑन और किसको, ये सब सर्टन होना चाहिए। सर्टन मतलब क्या? ये कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को भी जो हाथ में आए उसको दे देगा, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है।
इंस्ट्रूमेंट डिलीवर भी होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ऐसे बना के रख दिया मैंने इंस्ट्रूमेंट तो चल जाएगा क्या? मुझे वो अपोजिट पार्टी को डिलीवरी भी करना चाहिए, तो इसलिए क्या बोला है, मियर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी। बराबर, जैसे तुम लोग को 12th स्टैंडर्ड का याद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है याद करो। एक होता है बायर, चलो सपोज ए इज द सेलर एंड बी इज द बायर। ए ने क्या किया, बी को कुछ सामान दिए, ठीक है, और ये किस पे दिया, क्रेडिट पे दिया। अब क्या करेगा, एक बिल भी बना कर देगा, बराबर, कि भाई 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद तू मुझे इस जो सामान है, सामान का मुझे तू पैसा देगा। बी क्या करेगा, उसको साइन करके वापस से इसको दे देगा। अब मुझे एक बात बताओ, तब जाके वो बिल खत्म होता है ना, बराबर। ये सिर्फ बिल ड्रॉ करके इधर रख देगा तो चलेगा क्या? नहीं, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज। याद आ रहा है कि नहीं 12th स्टैंडर्ड? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, अगर एक्सेप्टिंग नहीं हुआ तो क्या वो बिल होता है? क्या वो अप्रूव किया जाता है? नहीं किया जाता। इज दिस क्लियर? सारे के सारे 8 के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार वापस से देखो, जो जो चीजें मैंने हाईलाइट किया उसको हाईलाइट करो। समझा? ये क्या है? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मुझे एक बात बताना, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं तो ऐसे ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी होने चाहिए, प्रॉमिसरी नोट के भी होने चाहिए, और चेक के भी तो होने चाहिए ना गाइस। यस और नो? कैरेक्टरिस्टिक्स तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सबका सेम टू सेम होना चाहिए, बराबर के नहीं? तो आओ सबसे पहले समझते प्रॉमिसरी नोट। 2 मिनट कुछ मत करो, सिर्फ यहाँ पर ध्यान से देखो। एक एग्जाम्पल है, ए ने क्या किया, कुछ गुड्स बेचे बी को, ठीक है। अब बी क्या करता है, बी को प्रॉमिस करता है, ये ऐसे लिखता है प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू पे ए अ सम ऑफ ₹10,000 3 months आफ्टर डेट। मुझे एक बात बताओ, क्या ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या बेरर इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर स्पेसिफिकली बोल दिया ना, ठीक है। अब देखो, ये नोट किसने बनाया, बी ने बनाया, तो बी बनता है मेकर। बी क्या बनता है? अच्छा, कौन पैसा कलेक्ट करेगा, किसको पैसा मिलेगा? पेई। याद रखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमेशा पेई वो बंदा होता है जिसको पैसा मिलता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में पेई वो बंदा होता है जिसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और जो इसको बनाता है कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, बनता है मेकर। वो क्या बनता है? प्रॉमिसरी नोट किसने बनाया? बी ने बनाया। तुमको पता है ना, अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता? बी बनाता है, ए बनाता? ए बनाता ना भैया। ए इज द सेलर नो, एंड बी इज द बायर। तो कैन आई से दिस इज अपोजिट? इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द सेलर ड्रॉज द बिल, whereas in a promissory note the buyer makes a promise. Are you understanding guys? Yes. Is this clear? Okay, अब ध्यान से सुनना, ये प्रॉमिसरी नोट कोई बैंक नोट नहीं होना चाहिए या करेंसी नोट भी नहीं होना चाहिए भाई, वरना तो अलग ही हो गया ना। करेंसी और उसका खुद का डिनोमिनेशन होता है, बराबर। तो बैंक नोट, करेंसी नोट कैन नेवर बी अ प्रॉमिसरी नोट। इज दिस क्लियर? यहाँ पर वापस से क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल मतलब क्या? एनी इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन, एनी इवेंट विच इज बाउंड टू, मतलब इन शॉर्ट अपन क्या कंडीशनल अंडरटेकिंग नहीं दे सकते, बराबर। हमेशा क्या रहेगा? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग या अनकंडीशनल ऑर्डर। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? अब देखो, ये कुछ भी हो सकता है। पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर मैंने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है, ए को पे करना है, इसलिए क्या बन जाएगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल है, यहाँ पर अमाउंट लिखा जाएगा, डेट 3 months आफ्टर डेट, आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश और टू हिज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पर राम ने साइन कर दिया। हु इज द मेकर ओवर हियर? राम इज द मेकर। एंड हु इज द पेई? रमेश इज द पेई। सो कैन आई से राम कौन बन गया? मेकर बन गया। क्या बन गया?
रमेश कौन बन गया? पे। समझ में आया क्या? पक्का everyone understood? So there are two people. One is the maker who makes the promise and pay the person to whom the amount is payable. समझ में आया क्या guys? Understood? अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सुनो ध्यान से। जो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वही तो यहाँ पर सेम हो गए। सबसे पहले क्या बोला? इट मस्ट बी इन राइटिंग, क्योंकि ओरल कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। दूसरा क्या बोला है? एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, मतलब इट शुड स्टार्ट विथ आई प्रॉमिस टू पे। समझ में आया क्या? मियर एक्नॉलेजमेंट ऐसे नहीं, हाँ मुझे ना इसको ये पैसे देने के बाकी है, क्या ये प्रॉमिसरी नोट होगा? सिर्फ मैं बोलता हूँ कि हाँ चलो ध्रुव को ना मुझे 2,000 रुपये देने बाकी है, ये तो मैंने एक्नॉलेज किया ना, मतलब मैंने बोला हाँ मुझे देने बाकी है, बट क्या मैंने ऐसे बोला हाँ मैं तुझे दे दूंगा 2 महीने के बाद? जब मैं ऐसे बोलता हूँ तब वो प्रॉमिसरी नोट होता है। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? तीसरा क्या बोला है? प्रॉमिस शुड बी डेफिनाइट एंड अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब ऐसा इवेंट जो जरूर होगा, बराबर। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा अरे मैं प्रॉमिस करता हूँ ध्रुव तुझे मैं पैसे दे दूंगा अगर मुंबई में बर्फ पड़ा तो। ऐसा चलेगा क्या प्रॉमिसरी नोट? नहीं चलेगा ना, ठीक है। साथ ही साथ मुझे साइन भी तो करना पड़ेगा, वरना क्या पता इससे जबरदस्ती मेरे पास से प्रॉमिसरी नोट या खुद ही ने बना दिया हो तो। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, बराबर। सिर्फ पैसों का ही प्रॉमिस होता है, बाकी किसी चीज का प्रॉमिस नहीं होता। समझ में आया हर्ष? एंड इट शुड बी अ सर्टन सम, ऐसे नहीं कि कुछ चंद पैसे दे दूंगा। अरे कितना? प्रॉपर बोलो, 500, 5,000, 10,000, 5 करोड़, ठीक है। या तो फिर ऐसे भी नहीं बोल सकते प्रॉमिस टू पे 500 एंड अ सम एनीथिंग, ऐसे नहीं होता। इट शुड बी वेरी मच सर्टन, डेफिनेट होना चाहिए। साथ ही साथ क्या बोला है कि जो ये प्रॉमिसरी नोट बना रहा है और जिसको पैसा मिलने वाला है वो बंदे भी सर्टन होने चाहिए, डेफिनेट, और अलग अलग लोग होने चाहिए। मैं खुद को ऐसे बोलूं आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर दर्शन सोलंकी अ सम ऑफ ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, खुद के लिए क्या प्रॉमिसरी नोट होता है? नहीं। सो अलग अलग लोग होने चाहिए, वो सर्टन भी होने चाहिए, डेफिनेट भी होने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टैंपिंग होना जरूरी है। स्टैंपिंग मतलब क्या कि जैसे देखो अपना जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है ना, वो हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक स्टैंप लगाता है। जैसे अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 1,00,000 है तो उसके ऊपर सपोज 1,000 रुपए का स्टैंप लगाएगा, बराबर। तुम लोग ने देखा नहीं कभी ऐसे स्टैंपिंग वाला? अपन जब पोस्ट भी करते हैं ना, तो जितने का वैल्यू रहता है ना पर्टिकुलर पोस्ट का, उस हिसाब से 1 रुपए का स्टैंप लगता है, 10 रुपए का स्टैंप लगता है, पहले तो 8 आने का भी स्टैंप लगता था। वो स्टैंप मतलब एक स्टिकर जैसा रहता है छोटा सा, ठीक है। सो स्टैंपिंग होना भी बहुत जरूरी है। समझ में आया क्या गाइस? पक्का? चलो एक काम करो, यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिख दो प्रॉमिसरी नोट के इधर, और उसको एक बार फटाफट गो थ्रू करो, सारे एग्जाम्पल्स वगैरह देख लो। आई गिव यू 5 मिनट्स। मैं इस चैप्टर में लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें और इतना इससे ज़्यादा कुछ शॉर्ट नहीं कर सकते। चलेगा ना कि तुमको लिखना है? लिखना है तो लिखो, क्या बोलता है? हाँ नोट्स मतलब क्या अपलोड करो? मैं तो इसमें से सारे हेड पॉइंट्स डिक्टेट करने वाला हूँ। जैसे कल वो चैप्टर थे कि इसमें कुछ कट शॉट नहीं कर सकते ना। तुमको चाहिए तो ये वाला पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा, बराबर। इको के सारे पीडीएफ अपलोड हो गए थे ना मेरे। कलेक्टिंग की छुट्टी मिल जाएगी। आज भी था, हाँ करोगे सर, पर आज से मेरा ही है ना। हाँ तो बस तो 4:45 से क्या 3 बजे से पार्टी करने वाले थे ना। तुम ब्रेक नहीं लोगे तो मैं सीधा 4:30 बजे छोड़ दूँगा।
चाहिए तुम लोग को ब्रेक? बट मेरा टारगेट है आज ही खत्म करने का, क्योंकि तुम्हारे 3 एक्ट खत्म हो गए। अभी काम करते हैं, इसके बाद वो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ना, व्हाट इज लॉ वगैरह, उसका सब मैं तुम लोगों को लिखवा देता हूँ और अपन स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ, ठीक है? उसके बाद कंपनी लॉ के बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे, लास्ट में हाथी करेंगे, हाथी उसमें पता नहीं इतने सेक्शन है, 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर, और वो मैं भगा नहीं सकता है, एकदम आराम आराम से करेंगे, क्योंकि उसमें से 50 मार्क का पेपर तो उसी का आएगा, विद ऑप्शन वाला, विदाउट ऑप्शन 40 वाला। चलो ये हो गया, सिर्फ इधर ये लिख दो, अनकंडीशनल वाला लिखो, इवेंट दैट विल हैपन। इधर ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, वो तुम लोग शांति से बाद में पढ़ना, ठीक है? सेल्फ स्टडी करोगे ना तभी। क्या हुआ सर? सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता है ना? बट समझ में आया ना? पक्का? चलो अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो बड़ा ही कॉमन है, तुम लोग ने देखा रहेगा। ये इसका तो डेफिनेशन भी 12th स्टैंडर्ड में रट्टा मारा था। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। यहाँ पर मेकर कौन होता है? बायर या सेलर? सेलर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, ये सर्टेन पर्सन कौन होता है? बायर। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, मतलब ये कौन हो गया? अल्टीमेटली पेई। ये कौन हो गया? पेई। लिसन, पेई, यर सी, पेई एंड ड्रॉअर कैन बी द सेम और कैन नॉट बी द सेम, मतलब कैन बी डिफरेंट पर्सन ऑल्सो, और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? ये स्पेसिमेन तो बना बना के थक गए होगे 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है? ये देखो यहाँ पर एड्रेस आता है, यहाँ पर अमाउंट स्टैम्प भी रहता है इधर एक कुछ तो। 4 months after date pay to Mr. B a sum of rupees 10,000 for the value received. Mr. C is the drawee, Mr. A is the drawer and Mr. B is the pay. और इधर साइन कर दिया ड्रॉअर। समझ में आया? सो 3 पार्टी होती है। ड्रॉअर मतलब जो बिल बनाता है, नॉर्मली हमेशा कौन होता है? सेलर होता है। ड्रॉई बायर होता है एंड पेई कौन होता है? जिसको अल्टीमेटली पैसा मिलता है। इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मस्ट बी इन राइटिंग। सबसे पहले क्या होता है? राइटिंग। कंटेन एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, मतलब ऐसा बोलने का कि पे टू सो एंड सो पर्सन अ सम ऑफ रुपीज, ठीक है? तो एक्सप्रेस किया हुआ है। ऑर्डर मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, वापस से सेम टू सेम, एंड मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। जो बनाता है सेलर, ये इंस्ट्रूमेंट बनाता है, उसको भी साइन करना ही पड़ेगा। समझ में आया गाइस? ठीक है? ये अभी तक अपन सारा बेसिक्स पढ़ रहे हैं, असली लॉ चालू होगा, रुक जाना, ठीक है? फिर क्या बोला है? ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे, ये सब भी क्या होना चाहिए? सर्टन होना चाहिए। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टीज अलग हो, जैसे अपन ने बोला था ना, इधर लिखो बाजू में, ड्रॉअर एंड पे कैन बी सेम पर्सन। बराबर, ड्रॉअर एंड पे कैन बी सेम पर्सन। इज दिस क्लियर? पक्का? उसके बाद देखो क्या बोला है, द सम मस्ट बी सर्टन, ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली एंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, ठीक है? प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज तुम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है? क्या होता है? सबसे पहले सुनो इधर ध्यान से, सबसे पहले जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने क्या किया? सोल्ड गुड्स, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट फॉर 3 months। तो यहाँ पर मिस्टर ए क्या बन गया? सेलर या ड्रॉवर
एंड मिस्टर बी बन गया बायर या ड्रॉई। अब मिस्टर ए क्या करता है, एक बिल ड्रॉ करता है, बिल ड्रॉन। मिस्टर बी क्या करता है, बिल एक्सेप्टेड। ये होता है तुम्हारा पूरा प्रोसेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलो ये हो गया। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आई गेस ये तुम्हारा शायद डिफरेंस बिटवीन कुछ 7वां या 8वां रहेगा ना, अपने पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी में भी पढ़ा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, ठीक है, जहां पर एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है साइंड बाय द मेकर टू पे अ सम। ये पूरा डेफिनेशन है, यहाँ पर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन है, तो पहले तो डेफिनेशन लिख देने का। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉमिस टू पे होता है, क्योंकि वो बायर बना रहा है ना और यहाँ पर सेलर बना रहे, तो ये क्या होता है, ऑर्डर फॉर मेकिंग पेमेंट। उसको बोलता है चले पैसा निकाल 3 महीने के बाद। आर यू अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर 2 पार्टी होती है, मेकर और पे, और यहाँ पर 3 होती है, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे। एक्सेप्टेंस, मुझे एक बात बताओ, बायर जब खुद ही बिल बना, मतलब प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, तो वो खुद ही एक्सेप्ट थोड़ी करेगा, बराबर। सो डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। वेर एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, सेलर बिल बनाता है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, बायर का एक्सेप्टेंस जरूरी है, नीड्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई। पेबल टू द बेरर, मुझे एक बात बताओ, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बेरर, क्योंकि उधर हम स्पेसिफिकली लिखते हैं ना, आई प्रॉमिस टू पे यू, मतलब जो भी पर्सन रहेगा। वेयर एज बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन एंड पेबल टू द बेरर। इज दिस क्लियर। हाउएवर इट कैनॉट बी पेबल टू द बेरर ऑन डिमांड, जब चाहे तब वो आके मांग सकता है, ऐसा नहीं, चेक थोड़ी है, चेक ऑन डिमांड होता है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग। इज दिस क्लियर। अब तक अपन ने 2 इंस्ट्रूमेंट सीख लिए, एक है तुम्हारा प्रॉमिसरी नोट और दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। गाइस बड़ा ही सिंपल है ये, बोलते हैं ना ओसी का सिलेबस है काइंड ऑफ। अभी नेक्स्ट जाते हैं चेक। चेक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। पहली बात, चेक क्या है, तो भैया चेक एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। चेक क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, बट इसमें 2 चीजें अलग अलग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य यहाँ पर फीस देता है, ठीक है। आदित्य तेरी बैंक कौन सी है, हाँ जाना, कैनरा बैंक। अब आदित्य मुझे एक बात बता, जब तू मुझे चेक बनाकर देगा, ठीक है, तो वो तू कैनरा बैंक का ही देगा ना, मुझे थोड़ी बोलेगा आपके बैंक का चेक दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग। उसका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है, ठीक है, उसका वो चेक बना कर देगा। मतलब जब आदित्य मुझे चेक देता है कैनरा बैंक का और मैं डिपॉजिट करवाता हूं, अब देखो मेरा बैंक है HDFC बैंक, ठीक है। आदित्य मुझे कैनरा बैंक का चेक दिया, वो मैं गया मेरे HDFC बैंक में, मैंने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। सुनो बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है समझना। वापस से बोल रहा हूँ, आदित्य ने कैनरा बैंक का चेक बनाया और मुझे दिया, मैं गया अपनी बैंक में HDFC बैंक में, वहां पर मैंने डिपॉजिट किया। इतना स्टोरी समझा, बराबर का है ना, तेरा ध्यान नहीं आज। हाँ क्या बोला मैंने, चेक लिया, कौन सी बैंक का, हाँ, और मैं किधर गया, वाह HDFC तेरा ध्यान है। चलो अब HDFC वाले क्या करेंगे, वो एक क्लियरिंग हाउस को भेजेंगे। क्लियरिंग हाउस मतलब कौन, RBI। क्लियरिंग हाउस मतलब कौन, RBI। अब एक पर्टिकुलर दिन में जितने भी चेक्स कैनरा से HDFC में आएंगे या HDFC से कैनरा में जाएंगे, ठीक है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, क्लियरिंग सिस्टम। इसलिए उसमें 2 दिन लगता है। मतलब तुमको क्या लगता है, क्या वो लोग एक बैंक से दूसरा बैंक से पैसा ट्रांसफर खेलते हैं, ऐसे नहीं होता। सुनो ध्यान से, हमेशा कैसे होता है,
जैसे एक दिन में कैनरा से HDFC बहुत सारे चेक आएंगे रहेंगे, मतलब कैनरा हैज टू पे टू HDFC। सिमिलरली बहुत सारे चेक HDFC से कैनरा में भी जा रहे होंगे। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर कैनरा से HDFC 2 करोड़ आने वाले, कितने 2 करोड़, और मतलब 2 करोड़ वर्थ चेक, और HDFC से कैनरा जाने वाले हैं 1.5 करोड़ चेक्स या 1.5 करोड़ के वर्थ के चेक्स। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा होगा पहले कैनरा HDFC को 2 करोड़ देगा, फिर HDFC कैनरा को 1.5 करोड़ देगा? ऐसे क्या मजाक चल रहा है क्या? इसलिए RBI क्या करता है, RBI ये क्लियरिंग हाउस है, RBI सीधा सीधा नेट हिसाब निकालता है। RBI बोलता है काम करो, ये तुम रहने दो, ठीक है, इसको भी रहने दो, कैनरा को बोलेगा इसको सिर्फ 0.50 करोड़ भेज दे। एक्चुअली कैनरा बैंक क्या करता है, वो अपना पैसा, मतलब जो आदित्य के बैंक अकाउंट का पैसा है वो अपने अकाउंट में ले लेता है, और HDFC क्या करता है, HDFC का खुद का जो बैंक अकाउंट है उसमें से ही मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और हमको क्या लगता है कि हाँ आदित्य के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आया होगा। ऐसा क्या नहीं है, कैश कैश थोड़ी खेल रहे। कैश में ऐसा होता है हाँ आदित्य कैश लेकर आया तो उसके गले से फिर वो मेरे गले में गया, वो बात अलग होती है। बट बैंकिंग में ना क्लियरिंग हाउस होता है, इससे तुम देखना हमेशा चेक को क्लियर होने में 2 दिन लगता है। बट अगर सेम बैंक का रहता है तो तुरंत हो जाता है। जब अलग अलग बैंक होते तो टाइम लगता है ना। जैसे सपोज मेरा भी कैनरा बैंक है, आदित्य का भी कैनरा बैंक है, तो अगर दोनों सेम बैंक हो गए तो तुरंत होता है, 2 घंटे में चेक क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए ईजी होता है ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सीधा पैसा घुमा देते हैं। बट अगर अलग अलग हुआ तो ये RBI के पास जाता है। RBI इज द क्लियरिंग हाउस। तुम लोग को समझ में आया क्या? पक्का? अब सुनना, हाँ सुनो, इधर ध्यान से सुनो। जब कैनरा बैंक का चेक मैं इधर HDFC में डालता हूँ तो क्या HDFC वाले RBI तक कुरियर करेंगे क्या चेक? नहीं, वो लोग क्या करते हैं, फिजिकल चेक को फाड़ डालते हैं। बराबर, फिजिकल चेक को क्या करेंगे, फाड़ डालेंगे, और उसका एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होता है ना वो किसको भेजते हैं, RBI को। इसको बोला जाता है ट्रंकेटेड चेक। क्या बोलते हैं? ट्रंकेटेड चेक। व्हाट इज अ ट्रंकेटेड चेक? ट्रंकेटेड चेक इज अ डिस्ट्रॉयड चेक, मतलब ऐसा चेक जिसको फाड़ दिया है। तो वो फटे हुए चेक वो फाड़ते क्यों है, मतलब वो हो गया, हम लोग ने उसका स्कैन करके भेज दिया RBI को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो लोग क्या ऐसे क्या जमा कर करके क्या RBI को कुरियर करने जाएंगे क्या? नहीं। सो लोग क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, और वो स्कैन वाला चेक किसको भेज देते हैं, RBI को। तो जब उसको फाड़ दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, अब एक बार स्कैन करके भेज दे तो फिजिकल चेक डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसी को बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। उसको क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड चेक। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड गाइस? अच्छा, और एक अगर पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, आजकल होता है ना NEFT, RTGS, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो पूरा बैंकिंग सिस्टम और चेक का ज्ञान समझ में आया तुम लोग को? पक्का? अब सुनो ध्यान से। सो मैंने क्या बोला कि भैया चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बोलो, चेक इज अ ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। मतलब जब आदित्य ने एक चेक ड्रॉ किया, ठीक है, तो आदित्य ने किसको इंस्ट्रक्शन दिया, कैनरा बैंक को दिया। तो उसका बैंकर कौन है, कैनरा बैंक। अरे बैंकर मतलब जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है वो तुम्हारा बैंकर बनता है, ठीक है। पेएबल ऑन डिमांड। पेएबल ऑन डिमांड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य ने आज मुझे चेक दिया, जरूरी है कि आज का मुझे डिपॉजिट करवाना चाहिए। मेरे पास 3 महीना होता है, कितना महीना, 3 महीने में मैं कभी भी जाकर अपना चेक डिपॉजिट, मतलब आदित्य का जो चेक मुझे मिला है वो मैं डिपॉजिट करवा सकता हूँ। इज दिस क्लियर? तो ये क्या होता है, चेक इज व्हाट, बोलो, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक इज अ ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ड्रॉन ऑन अ पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल ऑन, once again, check is a bill of exchange drawn on a specified banker payable on, is this clear everyone? बराबर? ओके। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक IDFC फर्स्ट का चेक शर्मा सर को दिया, ठीक है, तो आई बिकम द ड्रॉअर, बराबर। IDFC फर्स्ट बिकम्स द ड्रॉई, मतलब माई बैंकर बिकम्स द ड्रॉई, मतलब वो पे करेगा ना। एंड हु इज द रिसीवर, शर्मा सर, तो ही बिकम्स द पे। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का तुम लोग को समझ में आया क्या गाइस? पूरा स्टोरी समझा? चलो फटाफट अभी ऊपर ये जो मैंने लिखा है उसको पहले लिखो। फिर ये देखो, मैंने यहाँ पर ट्रंकेटेड चेक, मतलब जो मैंने बोला ना डिस्ट्रॉयड चेक, चेक दैट गॉट फिजिकली डिस्ट्रॉयड। एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है, NEFT या RTGS। जो जो लिखा है उसको फटाफट कॉपी करो, 2 मिनट में दवाई लेके आता हूँ।
पूरा बंडल लेके हो गया। अच्छा सुनो, आजकल कैसा हो गया, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो गया, मतलब वो पता है डिजिटल सिग्नेचर वगैरह सब यूज करते हैं, तो वो है ट्रंकेटेड चेक। मैंने तुम लोग को ऑलरेडी पूरा समझा दिया कि जब हम लोग क्या करते हैं आरबीआई को, क्लियरिंग हाउस को देते हैं, तब हम क्या करते हैं फिजिकल चेक को डिस्ट्रॉय करके उसको इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं, वो क्या बन जाता है ट्रंकेटेड चेक। ठीक है, क्लियरिंग हाउस मतलब तुम्हारा आरबीआई है। इज दिस क्लियर? चलो ये पूरा हो गया। अब देखो स्पेसिमेन ऑफ चेक, ये तुम्हारा चेक होता है, चेक तो हर किसी ने देखा रहेगा। अब पार्टीज कौन होते हैं इसमें? ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। इज दिस क्लियर? अब इसके कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सुनना ध्यान से। अपन ने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, 8 पॉइंट देखे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, वो सारे के सारे चेक में भी आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक जो है वो सारे के सारे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि अपन ने क्या देखा, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या देखा? चेक इज अ, बट उसमें दो चीज अलग से आती है, दैट इज मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड। ये दो इंपॉर्टेंट है, उसका अपन ने, तुम लोग ने यहाँ पर लिख दिया ना, ये लिखा ना तुम लोगों ने, यस और नो? वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अपन ने अब तक क्या देखा, सुनना, इधर देखो, मुझे देखो, अपन ने क्या क्या देखा अब तक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, बराबर। अब वो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वही तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक निकले। अपन ने 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़े, प्रॉमिसरी नोट देखा पहले, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा और चेक देखा। चेक क्या है? इट इज सिमिलर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा टेल मी वन थिंग, all checks are bills of exchange. सुनो, all checks are, but all bills of exchange are not check. ऐसा क्यों?
उसमें पेएबल ऑन डिमांड नहीं होता। अपन अभी देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, देखो ध्यान से गजनी लोग, इट कैनॉट बी पेएबल ऑन डिमांड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी अपन ने देखा था दैट इट कैनॉट बी पेएबल ऑन डिमांड, वेयर एज चेक कैन बी पेएबल ऑन डिमांड। यस और नो गाइस? तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि देखो जितने भी चेक है, क्या बोला है, ऑल चेक्स आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाइल ऑल बिल्स आर नॉट चेक, क्योंकि चेक इज व्हाट इज पेएबल ऑन डिमांड, वेयर एज अ बिल इज नॉट पेएबल ऑन डिमांड। उसका जब तक पीरियड खत्म नहीं होता तब तक वो आएगा क्या मांगने के लिए? नहीं आएगा ना, बराबर के नहीं। वो ड्यू होता है कब? जब उसका टेन्योर खत्म होता है। भैया बिल में एक टेन्योर होता है, बराबर, बट क्या चेक में कोई टेन्योर होता है? नहीं। जिस दिन आदित्य ने मुझे चेक बना के दिया उस डेट से लेकर 3 महीने तक मैं कभी भी बैंक में जाके वो डिपॉजिट करवा सकता। समझ में आया क्या? तो बिल इज नॉट पेएबल ऑन डिमांड बट अ चेक इज पेएबल ऑन। समझ में आया पब्लिक? ओके। अब देखो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सुनना ध्यान से। एक होता है बेरर इंस्ट्रूमेंट और एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट तो अपन ने स्टार्टिंग में देखा, जिसके हाथ में रहेगा उसको पैसा मिलेगा। उधर लिख दो साइड में हिंदी में, जिसके हाथ में रहेगा उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। अंडरस्टूड? अब देखो बेरर इंस्ट्रूमेंट मतलब नेम ऑफ पे इज ब्लैंक, पे का नाम ही ब्लैंक है, इसीलिए तो उसको बोलते हैं ना बेरर। वेरएज यहाँ पर क्या होता है, इट इज पेएबल टू अ पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू अ ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, या तो फिर जिसका लास्ट इंडोर्समेंट इन फुल। एंडोर्समेंट इन फुल मतलब क्या? वी आर पासिंग इट टू द थर्ड पर्सन, मतलब किसी और पर्सन को अपन एंडोर्स करते हैं। ओके, नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अपन ने देखा था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमेशा दो चीजें होती है, एक तो एंडोर्समेंट होता है प्लस साथ ही साथ क्या होता है? डिलीवरी। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्यम ने क्या किया, एक बिल के ऊपर एंडोर्स किया, एंडोर्स टू दर्शन सर, ठीक है, बट डिलीवरी करने से पहले ही सत्यम चल बसा दुनिया से। अब क्या उसका बेटा बेटी या उसकी वाइफ कोई भी वो चेक मुझे मतलब चेक नहीं, कोई भी वो इंस्ट्रूमेंट मुझे डिलीवर कर सकते हैं? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते ध्रुव, क्यों नहीं कर सकते आदित्य? याद नहीं आ रही, बट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, रीजन तो याद होना चाहिए ना। जो बनाता है वही करता है। एग्जैक्टली, जो एंडोर्सर जिसने साइन किया है उसी बंदे को डिलीवर करना चाहिए, वरना उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? वरना वो बोनाफाइड नहीं होगा। इसलिए जो बंदा एंडोर्स करता है उसी को क्या करना पड़ता है? डिलीवरी देनी पड़ती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो देखो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट तुम लोग को पता चल गया। बेरर मतलब क्या? जिसके हाथ में रहेगा वो उसको पैसा मिलेगा। देखो यहाँ पर नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक, नेम ऑफ पे इज स्पेसिफाइड विद वर्ड्स और बेरर, मतलब या तो लिखा हुआ है वहां पर पे टू हिम और बेरर, अगर ये बेरर वर्ड लिखा है तो वो क्या बन जाता है? बेरर इंस्ट्रूमेंट। या तो लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक है तो भी वो क्या बन जाएगा? बेरर इंस्ट्रूमेंट। और अगर यहाँ पर हम नेगोशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ नियर डिलीवरी, मतलब यहाँ पर सिर्फ डिलीवरी कर दिया तो भी चल जाता। यहाँ पर क्या करना पड़ता है? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, एंड डिलीवरी मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तुम लोग को समझ में आया क्या गाइस? यस और नो? ओके। उसके बाद तो अब तक देखो अपन ने दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट देखे। एक सबसे पहले क्या देखा? बेरर इंस्ट्रूमेंट देखा, और दूसरा कौन सा देखा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये रहा तुम्हारा सेक्शन नंबर 13। अब सेक्शन नंबर 11 और 12 में क्या बोला है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इधर देखो, सिर्फ मुझे देखो। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्या बोला? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इतना बंगा डेफिनेशन, दारू पी के बैठे थे ये लोग लॉ बनाने, ठीक है। तो भैया इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? तो देखो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन स्पेसिफाई होनी चाहिए। जो मैंने लिखा है बस उसके ऊपर ध्यान देना।
इनलैंड, इनलैंड मतलब या तो इंडिया में ड्रॉ होना, क्या हो गया, या तो इंडिया में ड्रॉ होना चाहिए या बनाना चाहिए, एंड पेएबल भी इंडिया में होना चाहिए। मतलब इधर ड्रॉ किया और पेएबल भी किधर होगा, इंडिया में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे, इनलैंड। और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन हु इज अ रेसिडेंट इन इंग्लैंड। दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहला इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, रुक जा मैं टाइम देकर लिखने को। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बोले तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोले तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो या तो ड्रॉ या मेड इन इंडिया हुआ एंड पेएबल इन इंडिया है। एंड पेएबल मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन, इज दिस क्लियर? देखो एग्जाम्पल देखते हैं। अ प्रॉमिसरी नोट मेड इन कोलकाता एंड पेएबल इन मुंबई, क्या ये इनलैंड हुआ कि नहीं हुआ? अ बिल ड्रॉन इन वाराणसी ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन जोधपुर, क्या ये इनलैंड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। फिर अब रेसिडेंट ऑफ आगरा मेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन आगरा ऑन बी अ मर्चेंट इन न्यूयॉर्क एंड बी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज एज पेएबल इन दिल्ली। तो मेड इन दिल्ली, मेड इन इंडिया एंड पेएबल इन इंडिया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यस और नो? इट इज एन इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इज दिस क्लियर? ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स दिए, तुम लोग शांति से उसको रीड करना। तो यही क्या बोला है, ड्रॉन एंड मेड इन इंडिया प्लस पेएबल इन इंडिया, और ये लिखने की जरूरत नहीं, इधर दिया हुआ है ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो क्या बन जाता है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मतलब विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। कितने महान लोग हैं ना। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इज दिस क्लियर? एक काम करो, मैंने जो हैंड रिटन लिखा है ना वही लिखो, तो तुम लोग को अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। हो गया? अब सुनो ध्यान से, इधर क्या बोला है, फॉरेन बिल में लायबिलिटी ऑफ मेकर की क्या होगी, इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री, लायबिलिटी ऑफ मेकर और ड्रॉअर ऑफ अ फॉरेन प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज रेगुलेटेड इन ऑल एसेंशियल मैटर्स बाय लॉ ऑफ द प्लेस। बराबर, जिस कंट्री में ये बनाया गया है उस कंट्री का कानून फॉलो किया जाएगा। इज दिस क्लियर? यस और नो? अंडरस्टूड? जैसे लंदन में बिल बनाया गया था तो लंदन के रूल्स फॉलो हो गए, क्योंकि फॉरेन बिल है ना, इंडियन बिल थोड़ी है। इंडियन बिल के ऊपर इंडियन लॉज लगते हैं। समझ में आया गाइस? इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लेना तुम लोग शांति से, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकोहेट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। अब सुनना ध्यान से, इनकोहेट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। इनकोहेट का मतलब क्या होता है, इनकोहेट मतलब क्या, एंड एम्बिगुअस मतलब वेग। एम्बिगुअस मतलब क्या, वेग। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, वेग होता है। देखो तो पहले काम करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वेग है, वेग मतलब क्या, कुछ समझ में ही नहीं आता कि इसमें क्या लिखा है। मतलब कुछ भी चीज शायद सर्टन नहीं है, शायद से जो पैसा देने का है वो सर्टन नहीं है, शायद जिसको पेमेंट करने का है मतलब पे ही सर्टन नहीं है। कोई भी अनसर्टनिटी अगर है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो वेग होता है, जहां पर हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब या तो हमें कंफ्यूजन होता है क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है,
ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वेग इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं उसको? वेग इंस्ट्रूमेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना इनकोएट, तो इनकोएट मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट। एंड एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? वेग। बस उतना ही याद रखने का। एम्बिगुअस मतलब क्या? वेग। एंड इनकोएट मतलब इनकम्प्लीट। सत्यम तेरा ध्यान नहीं है। एम्बिगुअस मतलब इनकम्प्लीट। मारो उसको। क्या सोच रहा है? बुक चली गई वापस? नहीं वो शॉर्ट था वो अभी है ना? सो इनकोएट मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट। एंड एम्बिगुअस मतलब वेग। समझ में आया? इज दिस क्लियर? अब देखो ध्यान से। नाउ बिफोर आई टीच यू ऑल एन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, लेट मी टीच यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। बोर्ड पे मत देखो, सिर्फ मुझे देखो। ठीक है, मुझे देखने का मतलब सिर्फ मुझे देखने का। और भाई बाद में करना अंडरलाइन। अब सुनो, एक होता है होल्डर और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तुम लोग को ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, दिस इज नॉट इवन 10% ऑफ जो इंटर में था। मतलब पहले ही इंटर में पूरा एक्ट था और इतना मजेदार था, इतने सारे सेक्शन थे, तुमको ऐसा वो ओसी वाला कंटेंट दे दिया है। एलएलपी भी एकदम भंगार है, मतलब कुछ नहीं दिया एलएलपी में। पूरा जो पार्ट में इंटर में पढ़ाता हूँ ना एलएलपी में, तुम लोग को पढ़ाऊंगा अभी इंटर में, तो एलएलपी फिर नेगोशिएबल तो है ही नहीं इंटर में, बट दैट वाज एक्चुअल लॉ। ये क्या मतलब मजाक किया है। ठीक है, बट अच्छा है, स्कोरिंग 15 मार्क्स तक का भी आ सकता है नेगोशिएबल में, 15 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है आज ना मैं तुम लोग को एक, आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद दिलाना, क्वेश्चन नंबर वाइज मैं तुमको एनालिसिस करके दूंगा कि कौन से चैप्टर का आते हैं। नहीं तो अभी अपन कर लेंगे, एक आधा कोई पुराना पेपर निकालेंगे एंड वी विल आइडेंटिफाई कि कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन से चैप्टर का पूछा जाता है, तो तुमको बराबर से वेटेज का भी आइडिया आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब पहले सुनो ध्यान से, व्हाट इज होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, इसका भी तुम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। पहले तो ना डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आता था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। बट ध्यान से सुनना, होल्डर मतलब कौन होता है? जिसको वो बिल लीगली मिला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कैसा होता है कि आदित्य के पापा एक विल बनाएंगे आगे चलते और सारी की सारी जायदाद आदित्य के नाम कर देंगे। जायदाद मतलब उसमें सब कुछ आ गया, असेट, लायबिलिटी, एवरीथिंग, आदित्य इज द ओनर नाउ। ठीक है, तो कैन आई से आदित्य बिकम्स द लीगल ओनर बिकॉज ही हैज इनहेरिटेड और गॉट द गिफ्ट फ्रॉम हिज डैड, तो उसको बोलते हैं होल्डर। उसको क्या बोलते हैं? होल्डर। अब सपोज तभी आदित्य को बहुत सारे बिल्स भी मिले होंगे, मतलब उसके पापा को बहुत सारे डेटर से पैसे कलेक्ट करने के बाकी रह गए, तो बिकॉज ही इज द होल्डर, सुनना, बिकॉज ही इज द होल्डर, उस बिल के ऊपर जो भी अमाउंट लिखा रहेगा उतना ही वो रिकलेक्ट कर, मतलब उतना ही वो कलेक्ट कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। जैसे आदित्य के पापा के पास 10 बिल पड़े थे 1-1 लाख रुपए के, 1 लाख ईच, तो आदित्य को कितना मिलेगा? इंटू 10 करे तो आदित्य वसूली कितना कर सकता है? 10 लाख कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज ही इज जस्ट दी होल्डर, ही इज जस्ट दी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब उसके पापा ने क्या किया, उसको प्रॉपर्टी पास कर दी लीगली, इसलिए वो प्रॉपर्टी या बिल पास कर दिया, इसलिए वो क्या बन गया? होल्डर। वो क्या बन गया? देखो यहाँ पर, होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर। मतलब जितना वैल्यू लिखा है उतना ही मिलेगा। इज दिस क्लियर? अब दूसरा होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या? देखो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो एक्वायर्ड इन गुड फेथ, दूसरा फॉर अ कंसिडरेशन मतलब फॉर सम वैल्यू, एंड तीसरा क्या बोला? बिफोर मेच्योरिटी। बिफोर ए मेच्योरिटी पे मिलना मेच्योरिटी के बाद मिलना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिफोर मेच्योरिटी मिलेगा तो ही वो कुछ ना कुछ कर सकता है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स, मुझे एक बात बताओ, सपोज एक बिल है, सुनना ध्यान से, ये एग्जाम्पल तुमको कहीं नहीं मिलेगा। एक बिल है, ठीक है, बिल के ऊपर ना 10,000 का स्टैंप लगा है। कितने का? मतलब 10,000 का स्टैंप मतलब क्या? 10,000 की नोट नहीं लगाई है, एक स्टैंप है। वो स्टैंप की वैल्यू कितनी है? 10,000। अब बिल का वैल्यू कुछ, मतलब अमाउंट कुछ लिखा नहीं, अमाउंट सपोज ब्लैंक है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो यहाँ पर कितने हद तक अमाउंट लिख सकता है?
10,000, उसकी मर्जी है ना, 0 से लेकर 10,000 तक वो कोई भी अमाउंट लिख सकता है। क्यों लिख सकता है? बिकॉज इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसको ये गुड फेथ में मिला है, उसको थोड़ी पता है कि कितना वैल्यू है। दूसरा फॉर अ कंसिडरेशन, एंड तीसरा क्या बोला? बिफोर, तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट क्या मुझे एक बात बताओ, ये 10,000 के बदले 1 लाख रुपए ले सकता है क्या? वसूली भाई है क्या? नहीं ना। तो मैक्सिमम ही कैन टेक अप टू द स्टैंप ऑन द पेपर, मतलब स्टैम्प का जो वैल्यू रहेगा ना, जैसे देखो सपोज अगर 20,000 तक का वैल्यू होता तो वो लोग यहाँ पर 10,000 के 2 स्टैम्प लगाते ना, तो ये कितना बिल बना, मतलब वैल्यू कितना लिख सकता था? 20,000। दैट इज द मैक्सिमम। इन शॉर्ट क्या होता है, कोई भी अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट में अगर तू होल्डर है तो तू हद से ज्यादा नहीं वसूल कर सकता, बट अगर तू होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो तू स्टैम्प की वैल्यू तक का वसूल कर सकता है। गाइस अब तुम सोचोगे ये कैसे बोल रहा है, ऐसे कैसे वसूल कर सकता है? ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है ना। इंस्ट्रूमेंट कैसा है? इनकम्प्लीट। तो तू कंप्लीट करेगा ना अमाउंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? समझा क्या? सो देखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर एनी अमाउंट ऑन सच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड इट इज कवर्ड बाय द स्टैम्प अफिक्स्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो स्टैम्प अगर 1,000 का है तो 1,000 तक ही तुम क्या कर सकते हो? उसको वसूल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1,000 का स्टैम्प लगा है और तुम उसको बोलते चल 1 लाख रुपए दे, वो देगा क्या? वो बोलेगा देख इसके ऊपर स्टैम्प कितने का लगा है, उतना ही मेरी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड गाइस? सो देखो, व्हाट इज एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट? इनकोहेट मतलब दैट इंस्ट्रूमेंट इज इनकम्प्लीट, दैट इंस्ट्रूमेंट इज इनकम्प्लीट। अब देखो ध्यान से, आगे क्या बोला है? द ड्रॉअर मेकर एक्सेप्टर एंडोर्सेस ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में साइन एंड डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन इन हिज कैपेसिटी लीविंग द इंस्ट्रूमेंट। अब देखो वो लीव करेगा आइदर होली ब्लैंक और हैविंग रिटन ऑन इट अ वर्ड इनकम्प्लीट। मतलब जब ये ड्रॉवर मेकर या एक्सेप्टर वो बिल बनाकर देता है, बिल हो, प्रॉमिसरी नोट हो, कुछ भी हो, तो वो या तो उसको ब्लैंक छोड़ देगा या तो उसके ऊपर लिखेगा, क्या शब्द लिखेगा? इनकम्प्लीट लिखेगा। एंड वैसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो, द प्रिंसिपल ऑफ दिस रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड गाइस? लायबिलिटी तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया, ये लिखो इधर बाजू में, ये जो मैंने लिखा है उसको लिखो। होल्डर मतलब इज अ लीगल ओनर, उसको या तो गिफ्ट या इनहेरिटेंस में मिलता है। एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या? 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये पब्लिक समझा तेरे को? कायनात समझा? होल्डर मतलब क्या? लीगल ओनर। और होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या? 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सबरीन, सबरीन ना, समरीन, ओके। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? झालं? प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल बता रहा हूं। सुनो, यहां पर इस पैराग्राफ को रीड करो, इसको रीड करो पूरा।
बोल। सर ये मतलब जैसे ये इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में जैसे ये उससे 1 लाख की है, तो अगर ये 1 लाख का एक चेक दिया है और मैंने इसको 50,000 ही दिया, तो और 50,000 इससे दिया, तो बाकी का 50,000 लायबिलिटी खत्म उसका, इसमें तो 1 लाख का यस, क्योंकि नहीं वो कुछ लिख के नहीं देगा। नहीं, वो स्टैम्प जो लगा था 1 लाख का था। हाँ हाँ, उसके अंदर का तू ले सकता है, उसके ऊपर का तू कुछ नहीं ले सकता। स्टैम्प क्या है? स्टैम्प एक लिमिट है बराबर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट होता है ना। सी देखो, इसलिए मैंने बोला यहाँ पर रीड करो। Such an instrument is called as inchoate instrument, and this gives power to the holder to make it complete by writing any amount either within limits specified therein or within the limits specified by the stamp affixed on it. ये पढ़ने का था तुम लोग को, समझ में आया? हाँ, और एक बार वो खत्म हो गया फिर उसकी लाइबिलिटी खत्म। इज दिस क्लियर? क्योंकि इनकम्प्लीट दिया था तो तेरे ऊपर था ना तुझे कितना लूटना है। एंड ये जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। मतलब क्या? एक बार जिसने भी ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बना के दिया फिर वो डिनाई नहीं कर सकता, उसको फिर जो भी अमाउंट लिखेगा सामने वाला उसको देना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे तूने मुझे ब्लैंक चेक दे दिया, अब मैं उसके ऊपर कोई भी अमाउंट लिखूंगा तो तुझे उसका मतलब पैसा देना पड़ेगा। बट कौन सी हद तक? जितना तेरे अकाउंट में बैलेंस है। अरे चेक में कहाँ स्टैम्प होता है? तो चेक में तो तेरे अकाउंट में जितना बैलेंस है उतना का ही जाएगा ना। सोच, अगर तूने मुझे बोला था कि आप 1 लाख रुपए तक का कोई भी अमाउंट लिख दो, उतना मेरे पास है, अब मैं 1.5 क्षण होकर 2 लाख लिख के आया तो चेक बाउंस हो गया। अब तू वापस से थोड़ी ना मुझे चेक देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और स्टैम्प में तो कैसा है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट में स्टैम्प होता है, चेक में कहाँ स्टैम्प होता है? हाँ, खत्म। नहीं, सो ही विल गिव मी अनदर चेक नो। ऐसे कैसे लाइबिलिटी खत्म? फिर वो मुझे बोलेगा कि सर आपने गलत किया, मैंने आपको बोला था ना। फिर वो शायद नेक्स्ट टाइम लिख के ही देगा इतना अमाउंट। भरोसा नहीं कर सकते ना दूसरी बार। और उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ 500 रुपया जाएगा बाउंसिंग चार्जेस। ठीक है, ये सब ना सिर्फ बुक्स में है, ऐसा कुछ रियल लाइफ में होता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अपना एक पूरा फर्स्ट सेगमेंट हो गया खत्म। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट जो है ना, ट्रांसफर कैसे होता है? दो तरीके से होता है, ये अपन ने स्टार्टिंग में ही सीख लिया है। अगर बेरर है तो सिर्फ बाय डिलीवरी होता है, और अगर ऑर्डर है तो वहां पर दोनों चीज करनी पड़ती है, एंडोर्समेंट और डिलीवरी। बराबर? अच्छा, डिलीवरी मतलब एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब क्या? मैंने सीधा सीधा हाथ उसको दे दिया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य ने क्या किया, आदित्य ने जो बेरर चेक मुझे दिया, ठीक है, वो सीधा सीधा मेरे हाथ में दे दिया, तो हो गया डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव मतलब मैं नहीं था तो किसी प्यून को दे दिया, स्टाफ को दे दिया, एम्प्लॉय को दे दिया, उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझ में आया क्या गाइस? ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखो IMP, मतलब रिवीजन के लिए। सो देखो, सिर्फ डिलीवरी किया तो नॉर्मली बेरर चेक का सिर्फ डिलीवरी करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एंडोर्समेंट या नेगोशिएशन हो जाता है। ठीक है, और एंडोर्समेंट किया तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों होना चाहिए। अब देखो, इधर देखो ध्यान से, एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट चेंजेस हैंड फिजिकली। बराबर? दो टाइप की डिलीवरी होती है ना, एक एक्चुअल डिलीवरी और एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। Constructive delivery takes place when the instrument is delivered to an agent, clerk or servant of the endorsee on his behalf when the endorser after endorsement holds the instrument as an agent of the endorsee. In short, constructive delivery मतलब सीधा सीधा उसने मुझे नहीं दिया, उसने मेरे एजेंट को दे दिया, क्लर्क को दे दिया, सर्वेंट को दे दिया, जो मेरे बिहाफ पे क्या करेंगे? होल्ड करेंगे बिल को। तो देखो, दो डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब उसने सीधा सीधा मुझे दे दिया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब उसने या तो मेरे एजेंट, क्लर्क या फिर सर्वेंट को दे दिया, जो मेरे बिहाफ पे वो बिल को होल्ड करेंगे। इज दिस क्लियर? पक्का समझ में आया? यस और नो? तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक तुम डिलीवरी नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। समझ में आया? बेरर है तो भी डिलीवरी करना है, और अगर ऑर्डर वाला है तो उसमें तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों चीज करनी पड़ती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, देखो यहाँ पर डिलीवरी व्हेन इफेक्टिव बिटवीन द पार्टी। सबसे पहले देखो, एज बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन। अगर इमीडिएट रिलेशन है
तो क्या आएगा, डिलीवरी टू बी इफेक्चुअल मस्ट बी मेड बाय द पार्टी मेकिंग, एक्सेप्टिंग और एंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट और बाय अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम इन दैट बिहाफ। मतलब क्या, अगर इमीडिएट रिलेशन है तो आदित्य क्या करेगा, खुद जब आकर मुझे बिल देकर जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट डिलीवरी। क्या बोलते हैं, इमीडिएट डिलीवरी। इज दिस क्लियर? ओके। एंड दूसरा, सपोज, मतलब देखो क्या ना, इसे अपन ने जो दो केस पढ़ा, एक होल्डर और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स, वैसा ही है। तो यहाँ पर आदित्य क्या था, होल्डर था। तो जब होल्डर मुझे आके तुरंत बिल देगा तो कहने से नाउ आई विल बी द होल्डर ऑफ द बिल, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है, देखो, एज बिटवीन सच पार्टीज एंड एनी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। सो इट मे बी शोन दैट इंस्ट्रूमेंट वॉज डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पज ओनली। जैसे देखो, सिंपल एग्जाम्पल देता हूं मैं। जब मैंने बोला कि आदित्य के पापा उसको सारी की सारी वसीयत दे देंगे, ठीक है, तो जब उसके पापा नहीं रहेंगे, एग्जाम्पल चल रहा है, तब जाके उसको सारी प्रॉपर्टी मिलेगी ना। विल बना के ऐसे थोड़ी होगा, उसके पापा जिंदा है, उसको बोले चलो चलो निकलो, अभी घर से निकलो, ये मेरी जायदाद है। ही कैन नॉट डू दैट, बराबर। तो कोई भी विल मिला, इनहेरिटेंस मिला, तो वो कब होता है, जब वो एक्चुअली बोलते हैं ना इन प्लेस आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, हर्ष के नाम पे मेरी BMW कर दी। तो हर्ष के नाम पे BMW किया, मतलब क्या, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, बराबर, तब वो गाड़ी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हर्ष के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम लोग ने देखा होगा तुम्हारे बैंक अकाउंट में भी कोई ना कोई नॉमिनी रहेगा, बराबर। तो नॉमिनी क्या है, जब तू मर जाएगा तो तेरे नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा, ये सब चीजें। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? समझ में आया पक्का? तो डिलीवरी वाला समझा, इफेक्टिव कब होता है, बिटवीन द पार्टीज, ओके। अब नेक्स्ट, एक चेक भी तो डिसऑनर होता है ना, क्यों होता है, पैसा नहीं अकाउंट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आदित्य ने मेरे को बोला था 1 लाख तक का कोई भी अमाउंट लिखना तो चलेगा, ठीक है, बट मैं शाना होकर 2 लाख लिखा तो चेक डिसऑनर हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट में 1,10,000 था, तो इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स था। तो देखो कब कब होता है, देखो, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट, सेक्शन 138 क्या बोलता है, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर। आदित्य ने तो कैनरा बैंक का ही चेक दिया ना, अब शायद कैनरा बैंक में उतना पैसा ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैनरा बैंक में उतना पैसा ही नहीं है फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट। आदित्य ने क्या किया, कैनरा बैंक का एक चेक फाड़ा, उसके ऊपर अमाउंट लिखा और मुझे दे दिया, फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी। अब उसने क्या किया, मुझे फीस दे दिया, तो द मोमेंट ही गेव मी ऑल हिज फीस, ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी ऑफ पेइंग मी। अब यहां पर क्या हो रहा है, इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। मतलब सुनो ध्यान से, ये डेफिनेशन ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक है। क्या हो रहा है, आदित्य ने एक चेक बनाया, उसके ऊपर लिखा 50,000 रुपीज और वो मुझे दे दिया। अब इंस्ट्रक्शन किसको दिया आदित्य ने, कैनरा बैंक को दिया कि तुम दर्शन सर को पैसा दे दो, ठीक है। सपोज वो चेक अनपेड हो गया, वो चेक वापस आदित्य के पास आ गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक। उसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर। अब उसका कारण क्या हो सकता है, आइदर बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट। मतलब क्या है, सबसे पहला कारण क्या है, इनसफिशिएंट बैलेंस। क्या है, इनसफिशिएंट बैलेंस, या तो और that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with the bank। या तो लिमिट से ज्यादा है, या तो क्या है, लिमिट से ज्यादा। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने बैंक के साथ एक लिमिट डिसाइड किया है कि 1 लाख के ऊपर का कोई भी चेक अगर रहेगा तो उसको क्लियर ही मत करना, बराबर। और मैंने चेक इशू कर दिया 1.5 लाख का, तो लिमिट से ज्यादा है ना। तो 2 कारण से चेक बाउंस होता है, या तो अकाउंट में पैसा नहीं है या लिमिट से ज्यादा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? चलो इसको रीड करो और ये जो 2 चीज मैंने लिखी उसको लिखो। अब जब चेक बाउंस होता है ना तो इसको सजा भी होती है, 2 साल की जेल की सजा होती है और साथ ही साथ फाइन होता है जो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक होता है, ठीक है। ये भी हाईलाइट करना, पनिशमेंट क्या है, चेक बाउंस होने की क्या सजा है।
अब इसको पेनल्टी वगैरह कब लगेगी पता है? जब नीचे की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली बात तो चेक प्रेजेंट किया है विद इन वैलिडिटी पीरियड। मैंने कितना बोला था वैलिडिटी पीरियड? 3 months, ठीक है। दूसरा डिमांड फॉर पेमेंट थ्रू नोटिस, मतलब द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, ठीक है। और वो कितने डेज में होना चाहिए? विद इन 30 days। एंड तीसरा क्या बोला है? फेलियर ऑफ ड्रॉअर टू मेक द पेमेंट। द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी टू द पेई एज द केस में बी टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक विद इन 15 days, ठीक है। सिंपल। जब यहां पर क्या बोला है? डिमांड किया है, डिमांड तो विद इन 30 days होना चाहिए। और ड्रॉवर ने अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं किया किसको? होल्डर इन ड्यू कोर्स को, तो एक जगह पर 30 days का लिमिट है और एक जगह पर कितने डेज का लिमिट है? 15 days का लिमिट है। इज दिस क्लियर? इसको वापस से रीड करो सब लोग, रीड इट अगेन। 30 days का लिमिट किसके लिए है? जैसे देखो, जब आदित्य मुझे चेक देता है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है और मैं उसको बताता ही नहीं हूँ, बराबर, तो जब मैंने उसको बता दिया कि भाई ये जो तेरा चेक है ना वो डिसऑनर हो गया है, तो उसको मुझे कितने दिन में पैसा देना है? 30 days। पर जब आदित्य को उसकी बैंक बताती है तो उसको 15 दिन में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। समझा? लिमिट समझा? 15 दिन और 30 दिन का। इसको नहीं समझा अभी भी? सब लोग को समझा? ध्रुव नहीं समझा ना? 30 days किसके लिए है? सी, तुम लोग को अभी तक लीगल लैंग्वेज पढ़ने को नहीं आता। डिमांड फॉर द पेमेंट थ्रू नोटिस, द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक makes a demand for the payment of said amount of money by giving notice to the drawer of check. Who was the drawer of check? आदित्य, नो? अरे आदित्य ने एक चेक बनाकर मुझे दिया, बराबर, वो डिसऑनर हो गया, तो अब मुझे पता चला तो मैं कितने दिनों में उसको बताना चाहिए? विद इन 30 days। विद इन 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding return of check as unpaid and failure of drawer, मिस्टेक किसकी? अभी आदित्य की, टू मेक पेमेंट, द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी टू द पेई। हु इज द पेई? आई एम द पेई। एज द केस मे बी टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक विद इन हाउ मेनी डेज? समझ में आया क्या? अब समझा?
देखो इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है। डेट और अदर लायबिलिटी मतलब कोई भी लीगली एनफोर्सेबल डेट या लायबिलिटी होती है। एक एग्जांपल देखते हैं तो तुम लोग को और क्लियर रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखने जाए तो टोटल सुनो, we may conclude that complaint can be filed after 45 days of dishonor of the check, that is 30 days of notice period plus 15 days of receipt of the said notice। मतलब टोटल 45 डेज है ना, ऊपर 30 डेज देखा और प्लस यहाँ पर कितना देखा 15 दिन। समझ में आया? तो मेरे पास देखो, मेरे पास टाइम है कि मैं 30 डेज में आदित्य को बताऊंगा कि भाई तेरा चेक डिसऑनर हो गया है, तू पेमेंट कर। उसके पास उसके बाद भी 15 दिन रहेंगे, वो 15 दिन के बाद फिर वो क्या करेगा, मुझे पेमेंट करेगा। तो टोटल उसके पास कितने डेज हो गए, 45 डेज। एग्जाम्पल देखो, एक्स इशूड अ पोस्ट डेटेड चेक। तुम लोग यहाँ पर जब एडमिशन लेते हो तो तुम लोग पीडीसीज इशू करते हो, बराबर। फीस भरने में हमारे पास एक और ऑप्शन है ना, एक है फुल एक साथ पेमेंट कर दो या तो पीडीसीज दे दो। तो एक्स ने क्या किया, वाई को पीडीसी इशू किए ऑन अकाउंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इट्स लायबिलिटी। फर्दर एक्स इंस्ट्रक्टेड टू द बैंक टू स्टॉप द पेमेंट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट अमाउंट इन द अकाउंट। अब देखो, एक्स चाहे तो अपनी बैंक को स्टॉप पेमेंट बोल सकता है। स्टॉप पेमेंट मतलब क्या होता है कि भाई उसके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं, तो चेक बाउंस हो, उससे अच्छा क्या कर दो, स्टॉप पेमेंट कर दो। हियर इन द इंस्टेंस सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट इज अट्रैक्टेड व्हेन अ चेक इज डिसऑनर्ड। अब उसमें भी डिसऑनर तो होएगा ही, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन सेंड बाय द ड्रॉअर टू हिज बैंकर इन रिस्पेक्ट ऑफ पीडीसी irrespective of insufficiency of funds in the account. A PDC is deemed to have been drawn on the date it bears, and the 3 months period for the purpose of section 138 is to be counted from that date. 3 months कब से काउंट किया जाएगा, जिस दिन PDC बनाया है, ठीक है। So X will be liable for dishonor of check once the check is issued by the drawer. A presumption under section 139 must follow. Is this clear? तो अकॉर्डिंगली उसको पेनल्टी कितनी होगी, 2 साल की जेल होगी और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक क्या रहेगा, उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। पैसा ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, मतलब क्या 5,000 का चेक है तो उसको 10,000 देना पड़ेगा फाइन, एंड 2 साल की उसको क्या होगी, जेल की सजा। या तो दोनों भी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया तुम लोग को? डिसऑनर ऑफ चेक क्लियर, पक्का? आगे बढ़ो। ओके, अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है ना, पहला ऐसा सेक्शन पढ़ा लॉ वाला, बराबर। सेक्शन 139 क्या बोलता है, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख रहे हैं, होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो, जब एक चेक डिसऑनर होता है, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द होल्डर ऑफ द चेक रिसीव द चेक ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 138। तो क्या उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई कि नहीं हुई? कैसे हुई रे, चेक ही डिसऑनर हो गया तो लायबिलिटी थोड़ी डिस्चार्ज हुई, आदित्य मुझे वापस से पैसा देगा ना। सो प्रिजम्पशन प्रिस्क्राइब्ड हियर इज रेबटेबल प्रिजम्पशन, as the provision clearly provides that the person issuing the check is at liberty to prove to the contrary. The effect of this presumption is to take place the evidential burden on the accused. इसका मतलब क्या कि now suppose अगर चेक डिसऑनर होने की वजह से मेरी रेपुटेशन पे या कुछ भी ऐसा होता है ना, खराब चीज़ होती है, तो मैं इसके पास से फाइन कलेक्ट कर सकता हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साथ ही साथ जब बैंक में कोई भी चेक बाउंस होता है ना, तो लोग चार्जेस लगाते हैं, बाउंसिंग चार्जेस, वो भी मैं इससे वसूल करूंगा। इज दिस क्लियर? क्या? नहीं, मेरा भी नहीं, दोनों का होता है। नहीं, दोनों का होता है। हाँ, मैंने अगर वो एंडोर्स कर दिया तो दोनों का रेपुटेशन जा सकता है ना। इज दिस क्लियर? और तेरा रेपुटेशन तो जाएगा ही, तेरे अकाउंट में पैसा नहीं है तो तेरा नहीं, बैंक और मेरा इज्जत जाएगा। हाँ, एंडोर्स नहीं किया रहेगा तो सिर्फ तेरा जाएगा, बट तेरा इज्जत कब नहीं जाएगा, जब तेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है। बैंक तो बोलेगा ना कि यू शुड मेंटेन सफिशिएंट फंड्स, तो फिर तूने चेक ही क्यों इश्यू किया? समझ में आ रहा है क्या? चलो अब सुनो ध्यान से। डिफेंस में विच में नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138, ठीक है। इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन अ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब एक केस, ठीक है, ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉअर हैड नो रीजन टू बिलीव when he issued the check that the check may be dishonored on the presentment of the reason stated in that section.
अब देखो डिफेंस कैसा कर सकते हैं, अब उसको थोड़ी पता था कि जब चेक इशू किया तब उसको थोड़ी मालूम था कि आगे चलते मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे वो डिफेंस कर सकता है, ठीक है, बट ऐसा डिफेंस अलाउड नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, मतलब अभी नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट इज प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सुनना ध्यान से, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ये एक लास्ट पार्ट है, इसके बाद अपना ये खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। ब्रेक चाहिए तुम लोग को अभी? पक्का? कुछ ज्यादा ही जल्दी छूटने के इरादे है तुम्हारे? चलेगा। इसके बाद चैप्टर 1 का भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो अपना चैप्टर 1 भी वो सिर्फ बेसिक है, मैं चार्ट वार्ट लिखवा दूंगा तुम लोग को। आदित्य की एग्जाम आ रही है, मैं सोचा उसके पहले खत्म हो जाए, ठीक है, नहीं होने वाला है। चलो, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अब सुनना ध्यान से, एटलीस्ट 50 मार्क का तो तेरा हो जाएगा। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या बोला है? सबसे पहले प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। क्या बोला है? प्रेजेंटमेंट फॉर, ये कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है, इट इज जस्ट वेरी सिंपल। मुझे एक बात बताओ, एक होता है आफ्टर साइट बिल। आफ्टर साइट बिल मतलब क्या? जिस दिन तुमने वो बिल देखा वहां से लेकर वो बिल क्या होता है, उसकी जो वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स 6 मंथ्स, वो वहां से स्टार्ट होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट, एक वो हो गया। दूसरा आफ्टर टाइम, अगर टाइम या प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया तो हमेशा क्या होता है? आफ्टर साइट होता है। क्या बोला है? बिल का जो भी एक्सेप्टेंस होता है ना, वो विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए, साथ ही साथ इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे होना चाहिए। बिजनेस आवर्स मतलब क्या होता है? 9 to 5 या 10 to 6 होता है। बिजनेस डेज नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे होता है। समझ में आया क्या? ओके। फिर इफ बिल इज डायरेक्टेड टू द ड्रॉई एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही तुमको आके पैसा देना है तो वहीं पर तुमको करना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस। क्या ऐसे ना क्या बोलते हो? इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस एंड इफ इट इज एट द ड्यू डेट, ठीक है, फॉर प्रेजेंटमेंट ही कैन नॉट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड दैट द बिल इज डिसऑनर। इसका सिंपल मतलब क्या होता है? तुमने बोला था 3 महीने के बाद इसी दिन पे इसी जगह पर आके मुझे पैसा दे देना, ठीक है, और वो नहीं आया तो क्या मान लिया जाएगा? बिल को डिसऑनर मान लिया जाएगा। इज दिस क्लियर? सपोज उसके पहले ही वो फोन करके बोलता है अरे भाई मेरे पास ना पैसा नहीं, कोई नया बिल ड्रॉ करे, तो मतलब क्या पुराना बिल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिसऑनर हो जाएगा। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट। तो ये बेसिकली क्या बोला था? प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कैसे होता है? विद इन रीजनेबल टाइम, और जब इसका ड्यू डेट पे जो पेमेंट का रहता है ना, वो भी कैसा होना चाहिए? एज पर द टर्म स्पेसिफाइड इन द बिल। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या बोला है? प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट। मतलब प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट का मतलब क्या होता है? अ प्रॉमिसरी नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर देयर ऑफ फॉर साइट। मतलब क्या कि जिसने ये प्रॉमिस किया है उसके पास तुमको लेकर आना पड़ेगा, तब जाके वो पेमेंट करेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज इफ ही कैन आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज मेड एंड इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे। सिंपल बात बताओ, प्रॉमिस नोट में मैंने क्या बोला था? आई प्रॉमिस टू पे सपोज समरीन a sum of ₹1000 आफ्टर 2 months फॉर द वैल्यू रिसीव। 2 महीने के बाद अगर ये आती है मुझे ढूंढने में, गायब हो गया, तो मतलब कहना इससे मेरा प्रॉमिसरी नोट भी डिसऑनर हो गया ना, बराबर के नहीं? समझ में आया? बिल ऑफ एक्सचेंज में भी सेम टू सेम होता है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? ड्रॉ इज टाइम फॉर डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? द होल्डर मस्ट इफ सो रिक्वायर्ड बाय द ड्रॉई ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंटेड टू हिम फॉर एक्सेप्टेंस। उसको कितना टाइम देना चाहिए वो बिल एक्सेप्ट करने के लिए? 48 आवर्स देना चाहिए। कितना टाइम देना चाहिए? मतलब जैसे आदित्य ने क्या किया, ध्रुव के ऊपर एक बिल बनाया, ध्रुव को उसने कुछ सामान बेचा था उधार पे और बिल बनाया, तो ऐसे नहीं बोलेगा चल अभी कभी साइन कर, अरे उसको थोड़ा टाइम दे। तो कितना टाइम देना पड़ता है? 48 आवर्स देना पड़ता है, बट उसमें पब्लिक हॉलीडेज इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। इज दिस क्लियर? फिर क्या बोला है? प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी इसको प्रेजेंट कर सकता है, या तो जिसके हाथ में बिल है वो भी प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, और अगर सामने वाला पार्टी नहीं देता है तो इसको ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं? डिसऑनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी देखो, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द मेकर
मेकर प्रॉमिसरी नोट में, फिर एक्सेप्टर और ड्रॉई बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर एज इन प्रोवाइडेड। इज दिस क्लियर? मतलब देखो ना, तुम लोग ने केसेस पढ़े होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 4 केस होते हैं। पहले बिल रिटेन्ड होता है, फिर बिल डिस्काउंटेड होता है, बिल एंडोर्स्ड होता है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होता है। जब बिल एंडोर्स्ड होता है, जैसे आदित्य ने ध्रुव के ऊपर एक बिल बनाया था, ठीक है, और वो बिल उसने मुझे एंडोर्स कर दिया। अब ड्यू डेट पे कौन जाएगा? मैं जाऊंगा ना ध्रुव के पास। जब मैं जाऊंगा और उस पर लिखा है कि एंडोर्स टू मी, तो मेरा नाम है ना, तो ध्रुव क्या करेगा? अगर मुझे पैसा दे देता है तो कहानी खत्म हो जाती है। सपोज वो पैसा नहीं देता तो क्या होएगा? हाँ, मैं ध्रुव के पास, मतलब सॉरी, मैं आदित्य के पास वापस जाऊंगा, आदित्य ध्रुव को बोलेगा, बराबर। साथ ही साथ मैं पहले तो मैं नोटरी वगैरह सब करवा दूंगा कि इसने बिल डिसऑनर कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अल्टीमेटली अब क्या हो रहा है, आदित्य से तो मैं पैसा वसूल कर ही लूंगा, ठीक है, बट फिर आदित्य क्या करेगा? वो ध्रुव की बैंड बजाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो, ये एक्सेप्शन वाला मत पढ़ना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रंकेटेड चेक वाला बोला है। आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट क्या होता है? यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस होता है। और बैंकिंग में क्या होता है? विद इन बैंकिंग आवर्स। बैंकिंग आवर्स स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 3, ठीक है। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और आफ्टर साइड। आफ्टर डेट या आफ्टर साइड मतलब क्या? उसका जो वैलिडिटी होता है वो आफ्टर डेट से स्टार्ट होता है या उस पर्टिकुलर आफ्टर साइड से स्टार्ट होता है। इज दिस क्लियर? फिर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट भी तो होता है ना। सुनो, अब प्रॉमिसरी नोट, अच्छा तुम लोग को याद है बिल में जब अपन ड्यू डेट कैलकुलेट करते थे तो एक्चुअल ड्यू डेट में अपन 3 days ऑफ ग्रेस भी ऐड करते थे, याद है ना? हाँ। अ प्रॉमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द 3rd day आफ्टर द डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब 3 days ऑफ ग्रेस दे दिया ना। एंड नॉन पेमेंट, अगर तभी नॉन पेमेंट हुआ तो उसको क्या माना जाएगा? डिसऑनर मान लिया जाएगा। इज दिस क्लियर? फिर प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर। मतलब मैंने बोला था कि मेरे ऑफिस में आकर ही मुझे पैसा देना, वो बोलता है कहीं चलो अबू धाबी चलते हैं, अबू धाबी जाके थोड़ी ना मैं पैसा लेने जाऊंगा, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? डिसऑनर मान लिया जाएगा। इंस्ट्रूमेंट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, तो वो अगेन उसी जगह पर होना चाहिए, अदरवाइज उसको क्या मान लिया जाएगा? डिसऑनर। प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिवली स्पेसिफाइड। अच्छा सपोज इंस्ट्रूमेंट में कोई भी प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया कि कहां पर आके तू मुझे पैसा देगा, तो वो तो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं एंड फिर वो क्या किया जाता है? कंप्लीट किया जाता है। इज दिस क्लियर? बट ऑनेस्टली वो क्या होना चाहिए? एनी प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो स्विट्जरलैंड चलते वहां पर तुम मुझे पैसा दे देना, बराबर, ऐसा नहीं होता। प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए हमेशा। क्या होना चाहिए? प्लेस ऑफ बिजनेस। इज दिस क्लियर? समझा क्या? प्रेजेंटमेंट वेयर मेकर हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस। मतलब जो भी प्रॉमिस कर रहा है उसका खुद का कोई बिजनेस का प्लेस नहीं है, तो वो कोई भी रीजनेबल दूसरी प्लेस पे जाएगा जहां पर वो ड्रॉई बोलता है उधर, ठीक है। इफ मेकर, ड्रॉई, एक्सेप्टर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड रेसिडेंस, एंड साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट में कोई भी प्लेस स्पेसिफाई नहीं की है, तो देखो सच प्रेजेंटमेंट में बी मेड टू हिम इन पर्सन वेर एवर ही कैन बी फाउंड। फिर तो जहां भी वो मिलेगा उधर जाके पैसा वसूल कर सकते हैं। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉवर। सुनना, अ चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब कौन होता है? जो चेक बनाता है। बी प्रेजेंटेड एट द बैंक अपॉन विच इट इज ड्रॉन। मतलब जिस बैंक के ऊपर चेक बना है उधर जाके भी तुम उसको वसूल कर सकते हो। बिफोर द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रॉवर एंड हिज बैंकर हैज बीन ऑल्टर्ड टू द प्रेजुडाइज ऑफ द ड्रॉवर, ठीक है। अगर सपोज ड्रॉवर ने क्या किया, वो बैंक से अकाउंट ही बंद करवा दिया, तो भी तुम्हारे पास तो वो चेक है ना, तो तुम उस बैंक में जाकर वो पेमेंट ले सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर क्या बोला है? प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन। अ चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉवर be presented within a reasonable time after delivery thereof by such person। reasonable time जो बोला है ना अपने 3 months डिसाइड किया, वही चीज होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भगवान ये क्या चल रहा है, अरे ये सब चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट कब कब प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे उसका पैसा मिलेगा, वो कहीं भाग गया तो पैसा नहीं मिलेगा तो उसको डिसऑनर बोलेगी, ये सारी चीजें है। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे सेक्शंस है, इनकम्प्लीट सेक्शन है, पूरा पूरा नहीं, तुमको 2-2 लाइन दे दिया है, बराबर, ठीक है।
फिर देखो पेबल ऑन डिमांड होता है, तो कहीं पर भी वो पैसा मांगेगा तो दे देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? फिर प्रेजेंटमेंट बाय और टू एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज, जो पार्टनर मर गया है, पार्टनर या जो भी पर्सन मर गया है उसका डिसीज्ड, और असाइनी ऑफ इंस्टॉलमेंट। असाइनी मतलब समझ में आया ना, जो कंगाल हो गया उसका एक ऑफिशियल असाइनर होता है, ठीक है। सो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट मे बी मेड टू ड्यूली ऑथराइज एजेंट ऑफ द ड्रॉई। ड्रॉई मतलब कौन? मेकर और एक्सेप्टर, बराबर, अल्टीमेटली जो लोग पैसा दे रहे हैं। एज द केस में बी, और वेयर द ड्रॉई मेकर और एक्सेप्टर हैज डाइड, मतलब जिसको पैसा देने का था वो मर गया था, तो किससे वसूल किया जाएगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वसूल किया जाएगा, या अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके असाइनी से वसूल किया जाएगा। समझ में आया? इज दिस क्लियर? एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, ठीक है। अगर उसने डिले कर दिया बिल एक्सेप्ट करने में या पेमेंट करने में, तो क्या होगा? डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड इफ डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर। मतलब क्या होता है कि सपोज उसके यहाँ पर कोई इमरजेंसी आ गई, या वो खुद ही हॉस्पिटल में आईसीयू में, तो उसको ऐसे बोलेगा ए चल चल उठ उठ, पहले मेरा पैसा दे, ऐसे करोगे क्या? तो इन सच केस डिले इज नॉर्मल, इट इज नेचुरल। इज दिस क्लियर? क्या उसमें उसका कोई भी डिफॉल्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कोई भी मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा। बट सपोज जैसे वो वापस से ठीक हो जाता है, उसके बाद उसको विद इन रीजनेबल टाइम पैसा पे कर देना चाहिए। पब्लिक समझ रहे हैं ना तेरे को? पक्का? लास्ट सेक्शन क्या बोला है? व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी। सी देखो, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट इन फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1 क्या बोला है? अगर मेकर ड्रॉई एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट्स द प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जानबूझ के वो क्या कर रहा है? पेमेंट नहीं कर रहा है। या तो फिर इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, ही क्लोजेस सच प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन अ बिजनेस डे ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर। मतलब जैसे आदित्य मेरे पास आया पैसा लेने के लिए ड्यू डेट पे, उस दिन चालू दिन पे मैं दुकान बंद करके बैठ गया। मतलब क्या? मुझे उसको पैसा नहीं देना है, इसीलिए ऐसा किया होगा ना। तो अल्टीमेटली क्या मान लिया जाएगा? डिसऑनर मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? डिसऑनर। तीसरा क्या बोला है? इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट सम अदर स्पेसिफाइड प्लेस, मतलब आदित्य ने बोला था हम चर्चगेट स्टेशन में मिलेंगे, आप उधर मुझे पैसा दे देना। नाइदर ही और एनी पर्सन ऑथराइज टू पे, ना मैं वो वहां पहुंचा चर्चगेट स्टेशन, ना मैंने किसी को भेजा, मतलब वो क्या मान लिया जाएगा? डिसऑनर। ये आ सकता है क्वेश्चन। देन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, मार्क दिस इंपॉर्टेंट। बराबर, इसके केसेस भी है, तो मजेदार आंसर है। सेक्शन नंबर 76। कब कब डिसऑनर माना जाएगा? जब मैं इंटेंशनली क्या कर रहा हूँ? पैसा ही नहीं दे रहा हूँ, तो पहले केस में डिसऑनर माना जाएगा। उस दिन मैंने अपनी दुकान वगैरह सब बंद कर दिया चालू दिन में, उसने बोला था एक स्पेसिफाइड प्लेस पे आना, ना मैं खुद गया ना मैंने किसी को भेजा, ठीक है। एंड लास्ट क्या बोला है? नॉट बीइंग पेबल एट एनी स्पेसिफाइड प्लेस, ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्च बी फाउंड। मतलब मैं मिला ही नहीं हूँ आदित्य को, ठीक है, तो मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिसऑनर। तो 4 केसेस होते हैं। पहला तो मैं जानबूझ के बोलता हूँ कि नहीं पैसा नहीं है। दूसरा कि मैं उस दिन अपनी दुकान वगैरह सब बंद करके सो जाता हूँ। तीसरा, आदित्य ने जहाँ पर बुलाया था वहां पर मैं गया नहीं। एंड चौथा, आदित्य मुझे ढूंढ रहा है बट उसको मैं मिला नहीं। क्या मस्त है ना? 4 केस। दूसरा क्या बोला है? एज अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज देयरविद इफ ही हैज एंगेज्ड टू पे नॉट विथस्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट। मतलब क्या होता है कि अगर मैंने बोला था कि तुम इसके पास से पैसा ले लेना, उसने भी नहीं दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एज अगेंस्ट एनी पार्टी इफ आफ्टर मेच्योरिटी विद नॉलेज हैज द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, ही मेक्स अ पार्ट पेमेंट। या तो मैं बोलता हूँ देख अभी मेरे पास ना 50,000 नहीं है, मैं तेरे को 20,000 देता हूँ, 30,000 का अपन नया बिल बनाते। करते थे ना ऐसे क्वेश्चन तुम लोग। सो पार्ट पेमेंट मैंने दे दिया, आगे का पैसा मैं बाद में दूंगा, तो भी तो डिसऑनर ही हुआ ना। प्रोमिस टू पे अमाउंट ड्यू देयर ऑन इन होल और इन पार्ट, मैं बोलता हूँ नहीं आज मेरे पास पैसा नहीं, अपन 1 महीने के बाद मिलते हैं। या अदरवाइज वेव्स इज राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट फॉर, ठीक है, मतलब वो मैं बोलता हूँ जा मैं पैसा ही नहीं देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एज अगेंस्ट ड्रॉवर इफ ड्रॉवर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम द वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट। समझा क्या?
लास्ट है लायबिलिटी ऑफ बैंकर. बैंकर मतलब क्या, इसमें कैनरा बैंक फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद द बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अच्छा, ये वो वाला है, लास्ट ऑप्शन नहीं होता बिल में, सबसे पहला रिटेन, फिर डिस्काउंट, फिर एंडोर्समेंट एंड लास्ट है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. So when a bill of exchange accepted payable at a specified bank has been duly presented there for payment and dishonored, तो क्या होता है, बैंक अपन को वापस से दे देता है ना बिल. If the banker so negligently or improperly keeps, deals with or delivers back such bill as to cause loss to the holder, he must compensate the holder for such loss. मतलब सुनो ध्यान से, जो केस 4 था, ठीक है, कि वहाँ पर क्या होता है, मैंने बैंक को बोला है बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट, मेरे बदले वो क्या करेगा, कस्टमर से पैसा ले लेगा. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में वही होता है. अब बैंक ने वो काम ही नहीं किया, उसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया, ठीक है, वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, बैंक करेगा मुझे. आर यू अंडरस्टैंडिंग, इज दिस क्लियर? अब रूल्स फॉर कॉम्पेंसेशन लास्ट पार्ट है, उसके बाद ये तुम्हारा होता है खत्म, ठीक है. कॉम्पेंसेशन के क्या रूल्स होते हैं, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन as to section 117. mark this important. कुछ रूल्स है, जब भी कॉम्पेंसेशन पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक. सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो. बाकी सारे वो छोटे छोटे सेक्शंस, ठीक है, इतने सारे सेक्शंस कैसे याद रखोगे, हर एक सेक्शन में क्या बोला है, डिसऑनर हुआ तो क्या होएगा, फिर कौन कब प्रेजेंट करेगा, बस ऐसे बेसिक चीजें हैं, ठीक है. सो कॉम्पेंसेशन पेबल, कॉम्पेंसेशन कब देना पड़ेगा, पहली बात तो जब डिसऑनर होएगा. क्या होएगा, डिसऑनर. तो कॉम्पेंसेशन कब होता है, जब डिसऑनर है. क्या है, डिसऑनर कोई भी चीज का, या तो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, बाय एनी पार्टी लायबल टू द होल्डर और एनी एंडोर्सी शैल बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग रूल. रूल नंबर 1 क्या बोलता है, holder is entitled to the amount due upon instrument together with expenses properly incurred in presenting, noting and protesting it. सिंपल, हम लोग पता है, जब भी याद करो बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन, कि जब बिल डिसऑनर हो जाता है उसके बाद जब हम नया बिल बनाते हैं तो उसमें नोटिंग चार्जेस भी ऐड करते हैं, वो भी अपन ड्रॉई से ही वसूल करते कि नहीं करते. पहला पॉइंट ये है. दूसरा, when the person charged resides at a different place from that at which the instrument was payable, the holder is entitled to receive such sum at current rate of exchange between the two places. मतलब क्या, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई और कंट्री में चला गया, बराबर, तो करंट एक्सचेंज रेट पे ही उसको देना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल दुबई चला गया वो, ठीक है, कौन चला गया, जिससे पैसा मिलने वाला था ना, वो चला गया. क्या बोला है, पर्सन चार्ज्ड resides at a different place from that at which the instrument was payable. ठीक है, the holder is entitled to receive, holder मतलब I am the holder, suppose such amount at the current rate of exchange between the two places. समझ में आया. फिर तीसरा क्या बोला, an endorser who being liable has paid the amount due on the same is entitled to amount so paid with interest. तुम लोग को याद है, अपन इंटरेस्ट भी पे लेते थे उसके पास से, जब भी एंडोर्समेंट वाला केस होता था, एंडोर्समेंट या बिल डिस्काउंटेड, तो इंटरेस्ट का भी चार्ज अपन किसके पास से लेते थे, ड्रॉई के पास से लेते थे, अगर उसने डिसऑनर किया तो, ठीक है. नए बिल के ऊपर भी अपन इंटरेस्ट चार्ज करते थे 18% या जो भी रेट होता है. फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट अंटिल the tender or realization thereof together with all expense caused by the dishonor and payment. मतलब इन शॉर्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट में अपन नोटिंग चार्जेस वगैरह लेके, सेकंड पॉइंट में अगर कंट्री चेंज हो गया है तो उसका जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होगा वो. थर्ड में क्या बोला है, इंटरेस्ट भी लेना है, कितना परसेंट, 18%. चौथा क्या बोलता है, when the person charged and such endorser reside at different places, the endorser is entitled to receive such sum at the current rate of. ये वापस से रिपीट हुआ है, नहीं बराबर है, रिपीट नहीं हुआ है. पहले में क्या था पता है, पेएबल एक पर्टिकुलर कंट्री में था, अब यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, ये दोनों अलग अलग कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या डिफरेंस मिलेगा, करेंसी एक्सचेंज रेट का. एंड लास्ट क्या बोला है, द पार्टी एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन may draw a bill upon the party liable to compensate him.
बराबर। पेबल एट साइट और ऑन डिमांड, मतलब उसके लिए क्या करेंगे अपन, नया बिल बनाएंगे और नए बिल में ये सारे चार्जेस को ऐड करके न्यू वैल्यू ऑफ बिल बनाएंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। सच बिल मस्ट बी अकम्पनीड बाय द इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर एंड द प्रोटेस्ट देयर ऑफ इफ एनी, मतलब वही नोटरी का जो भी रहेगा ना, चिट्ठी वगैरह वो सब लगाना पड़ेगा। इफ सच बिल इज डिसऑनर्ड, द पार्टी डिसऑनरिंग द सेम बिल हैज टू मेक द कॉम्पेंसेशन देयर ऑफ इन मैनर एज इन द केस ऑफ ओरिजिनल। मतलब क्या, अगर न्यू बिल भी डिसऑनर कर दिया तो वापस से सारे कॉम्पेंसेशन देने पड़ेंगे जो ओरिजिनल बिल के वक्त दिए थे। समझ में आया क्या गाइस? पक्का। इसमें दो ही सेक्शन अभी तक इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे, एक है 117 और एक है तुम्हारा ये कहाँ गया, हाँ ये वाला अननेसेसरी प्रेजेंटमेंट, सेक्शन नंबर 76। क्लियर? प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स समझ में आया क्या तुम लोग को? पक्का। इसको एक बार शांति से गो थ्रू करो। एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे चैप्टर 1 भी करवाना है। करे ना? ठीक है। इसके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होता है खत्म। सत्यम बोल रहे आज एक ही दिन में पूरा पढ़ा दोगे लग रहा है ना सत्यम? अच्छा, इसको यहाँ से पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा समरी नोट्स दिया है तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर पीछे जो है ना, दे हैव गिवन नाइस समरी नोट्स। इसके क्वेश्चंस कितने हैं तुम्हारे पास? 5 क्वेश्चन है।